नमस्कार, मैं ममता द्विवेदी, स्नातकोत्तर शिक्षिका हिंदी, केंद्रीय विद्यालय 1STC जबलपुर ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आज हिंदी की कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक क्षितिज में संकलित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित 2 कविताएं पढ़ेंगे। इन कविताओं का शीर्षक है उत्साह और अट नहीं रही है। निराला जी की ये दोनों ही कविताएं वास्तव में प्रकृति चित्रण पर आधारित हैं। जो उत्साह कविता है वो प्रगतिवादी कविता है, जबकि अट नहीं रही कविता छायावादी कविता है। इन कविताओं को पढ़ने का हमारा जो सामान्य उद्देश्य है, क्योंकि कुछ भी पढ़ते हैं अगर हम, तो हमारा कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो इन कविताओं को भी पढ़ने और पढ़ाने का जो सामान्य उद्देश्य है वो है कि बच्चों में काव्य के प्रति रुचि जागृत हो, वाचन कौशल का उनमें विकास हो, वो भली भांति सही शुद्ध पढ़ सकें। कविता के माध्यम से उनको ऋतुओं के परिवर्तन की जानकारी मिले, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे देश में आप सभी जानते हैं 6 ऋतुएं पाई जाती हैं और ऋतुओं के परिवर्तन के साथ ही वातावरण में परिवर्तन दिखाई देता है। कुछ विशिष्ट उद्देश्य भी हैं। तो पहला उद्देश्य है कि छायावाद, जैसे कि मैंने बताया अट नहीं रही है कविता, और प्रगतिवादी कविता उत्साह, इन दोनों समय की छायावाद और प्रगतिवाद की काव्य कला से बच्चों को परिचित कराना, प्रकृति के सौंदर्य को देखने, परखने, समझने की क्षमता का विकास करना और काव्य सौंदर्य की समझ विकसित करना। क्योंकि कविता का आनंद तभी लिया जा सकता है जब हमें काव्य सौंदर्य की समझ हो। इन कविताओं को पढ़ने से पूर्व भी हम प्रकृति चित्रण की कविताएं पढ़ चुके हैं। आप अपनी स्मृति पर जब थोड़ा सा जोर देंगे, आप याद करने की कोशिश करें। अभी हाल ही में आपने कक्षा 9वीं में प्रकृति चित्रण की कई कविताएं पढ़ी हैं, जिनमें से पंत जी की ग्रामश्री, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की मेघ आए, या केदारनाथ अग्रवाल की चंद्र गहना से लौटती बेर, ये सारी कविताएं प्रकृति के सौंदर्य पर, प्रकृति के चित्रण पर आधारित कविताएं थीं। तो प्रकृति के चित्रण और सौंदर्य की कविताएं हम पढ़ चुके हैं, हमें उसका ज्ञान है। यहाँ पर एक चित्र आप देख रहे हैं। इस चित्र में आप क्या देख पा रहे हैं? ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर घने काले बादल पूरी तरह से घिरे हुए हैं और इन बादलों के बीच में चमकती हुई बिजली की रेखा भी दिखाई दे रही है, एक बिजली की लकीरें भी दिखाई दे रही हैं। इतने घने काले उमड़ते घुमड़ते बादल हमें वर्षा काल में, वर्षा ऋतु में दिखाई देते हैं। इस चित्र को देख करके शायद आपको ये आभास हो गया होगा कि आज हम बादलों से संबंधित कविता, वर्षा ऋतु से संबंधित कविता पढ़ने जा रहे हैं। आज हम महान कवि महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता उत्साह पढ़ेंगे। उत्साह कविता में बादलों के क्रांतिकारी रूप की कल्पना की गई है। कवि की कल्पना कहीं तक जा सकती है। वो किसी भी वस्तु में किसी भी तरह की कल्पना कर सकते हैं। कहा भी जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जहाँ तक सूर्य की किरणें भी न पहुँच सकें वहाँ तक कवि की कल्पना पहुँच जाती है। और इनकी जो दूसरी कविता है अट नहीं रही है, वो कविता वसंत ऋतु में जो फागुन का महीना आता है, उस फागुन के व्यापक सौंदर्य को अपने में समेटे हुए है। फागुन का महीना वो महीना होता है
जब हमारे देश में बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार होली मनाई जाती है। तो होली के महीने से आप सभी परिचित हैं। वो वसंत ऋतु का महीना होता है, जब चारों तरफ प्रकृति का सौंदर्य अपने चरम पर होता है, पूरी तरह प्रकृति खिली खिली रहती है। अपनी कविताओं को पढ़ने से पूर्व थोड़ा सा हम इसके रचयिता कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में जान लें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला जी की औपचारिक शिक्षा कक्षा 9वीं तक उन्होंने महिषादल में ही शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी जैसे भाषाओं का जो ज्ञान था उसको अर्जित किया। उन्हें संगीत और दर्शन शास्त्र की भी अच्छी जानकारी थी, उसके वो गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी की विचारधारा का उन पर विशेष प्रभाव था, क्योंकि प्रारंभिक जीवन उनका बंगाल में कटा और ये दोनों ही महापुरुष बंगाल से संबंधित थे। वैसे तो ये पूरे भारतवर्ष के बहुत ही महान व्यक्तित्व हैं, तो इनका प्रभाव उन पर बहुत अधिक था। निराला जी का जो पारिवारिक जीवन था वो दुखों और संघर्षों से भरा था। बचपन में माँ की मृत्यु, बाद में पिता का साथ छूट जाना और धीरे धीरे सभी आत्मीय जन जो उनके अपने थे वो उनको छोड़ करके दिवंगत हो गए। उनके चचेरे भाई, उनके चाचा, उनकी पत्नी, सभी एक एक करके उन्हें छोड़ते गए और अंत में उनके दुख की पराकाष्ठा तब हुई जब उनकी एकमात्र पुत्री सरोज का भी देहावसान हो गया। सरोज की मृत्यु के बाद निराला जी पूरी तरह से टूट गए थे। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने लगातार संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। हर किसी को, हर महान पुरुष को अपने समय में संघर्ष करना ही पड़ता है, क्योंकि जो उनका वर्तमान समय होता है, उनका तत्कालीन समय होता है, वो उनको शायद उतने अच्छी प्रकार से सिर आँखों पर नहीं लेता जितना उनके बाद उनकी कला को पूजा जाता है। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। इन्होंने उपन्यास, कहानी, आलोचना, निबंध लेखन सब में ख्याति प्राप्त की। हर विधा में इन्होंने लेखन किया है। निराला रचनावली के 8 खंडों में इनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। संपूर्ण साहित्य को निराला रचनावली के नाम से 8 खंडों में संकलित किया गया है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। विस्तृत सरोकार से मतलब कई क्षेत्र में दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता, प्रकृति का विराट चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। कहीं पर हमें दर्शन दिखाई देता है, कहीं विद्रोह की भावना, कहीं क्रांति की भावना और कहीं प्रकृति की विराटता। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोग को संभव किया। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगी कि निराला से पूर्व हमारे यहाँ जो भी हिंदी साहित्य था, उस काव्य साहित्य में छंदबद्ध रचनाएं होती थी। रचनाएं छंदों में बंधी हुई होती थी, परंतु निराला ने नया प्रयोग किया और उन्होंने छंद मुक्त कविता के लिए कवियों का आह्वान किया और इसका प्रारंभ उन्होंने स्वयं किया। ये उनका विद्रोही स्वभाव था जिसने छंदों के बंधन को तोड़ दिया और छंद मुक्त कविता की रचना प्रारंभ हुई। ये उनका नया प्रयोग था।
छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया, अभी मैंने बताया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं जो शोषक वर्ग है, जो उनको सताने वाले लोग हैं या जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उनके प्रति प्रचंड प्रतिकार यानी विद्रोह का भाव भी दिखाई देता है। यानी वो शोषित पीड़ित लोगों के साथ हैं, लेकिन शोषक और पीड़ा पहुंचाने वाले सत्ता पक्ष के विरोध में खड़े हैं। वैसे ये प्रगतिवादी जो कवि हैं, जो रचनाकार हैं, जो लेखक हैं, ये उनकी विशेषता रही है कि उन्होंने ऐसे विचार और भावों के साथ रचनाएं की। अब हम आते हैं अपनी कविता पर, जिसका शीर्षक है उत्साह। निराला जी की ये रचना एक आह्वान गीत है। आह्वान गीत का मतलब होता है किसी को बुलाना, किसी को अपने पास आने के लिए आमंत्रित करना। ये आह्वान गीत बादलों को संबोधित है। बादल निराला जी का बहुत ही प्रिय विषय है। बादलों पर निराला जी ने कई रचनाएं की हैं और उनकी वो सारी रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध हुई हैं। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा यानी इच्छाओं को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना, नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। यहाँ पर एक बात बताना मैं चाहूँगी कि कभी भी जब विप्लव होता है, विप्लव का अर्थ क्रांति, जब समाज में बदलाव के लिए कोई विरोधी विचारधारा उठ के खड़ी होती है, जब क्रांतिवादी विचारधारा उठ के खड़ी होती है, तो उससे कभी भी उन लोगों को कोई हानि नहीं होती जिनके पक्ष में ये विचारधारा उठ के खड़ी होती है। यानी जो शोषित पीड़ित लोग हैं, उन क्रांति से उनको लाभ होता है, इसलिए क्रांति से वो प्रसन्न होते हैं। यहाँ पर जो नए अंकुर हैं, जो छोटे बीज हैं, वो प्रसन्न हैं, क्योंकि जब बादल बरसेंगे तो भले ही चारों तरफ पानी भर जाए, बाढ़ का दृश्य उपस्थित हो जाए, आम लोगों को परेशानी हो, लेकिन वो अंकुर प्रसन्न होते हैं क्योंकि उन अंकुरों के फूटने का वातावरण तैयार होता है, उन अंकुरों के प्रस्फुटित होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो इस प्रकार से इस क्रांति चेतना को संभव करने वाला बादल है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना यानी कोमल कल्पनाएं हैं, लेकिन क्रांति की चेतना भी है, यानी दोनों विरोधी भाव एक साथ हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और निराला इसे नवजीवन और नई कविता के संदर्भ में भी देखते हैं, क्योंकि उस समय छायावाद के बाद प्रगतिवाद में नई कविताओं की शुरुआत हो चुकी थी। तो बादल के माध्यम से कवि चाहता है कि दूसरे कवि, नई कविताओं के रचनाकार नई नई जो कविताएं लिखें, उसमें क्रांति का और विद्रोह, शोषण के प्रति विद्रोह का स्वर मुखरित हो, विद्रोह का स्वर सुनाई दे। अब हम आते हैं अपनी कविता पर। पहली कविता उत्साह है और उत्साह कविता का सबसे पहले हम एक आदर्श वाचन करेंगे। एक बार आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक से इस कविता को देख करके सस्वर इसका वाचन करिएगा। बादल गरजो, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि, नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। यहाँ पर इस पहले बंद में कवि ने
बादल का आह्वान किया है। किस लिए? गरजने के लिए। कवि कहते हैं बादलों के बारे में लिखते हुए, कवि का कहना है कि बादलों की रचना में एक नवीनता है। ये जो बादल हैं, ये नए नए बादल, उसी तरह से जैसी नई कविता की रचना कवि करता है, वैसे ये बादल भी नवीन हैं, नए हैं। वर्षा ऋतु के नए नए बादल हैं। काले काले घुंघराले बादलों का जो अनगढ़ रूप है, अनगढ़ का मतलब वो शेप में नहीं होते हैं बादल, किसी भी आकार में हो सकते हैं, फैले हुए, सिमटे हुए। तो वो जो अनगढ़ रूप, ऐसा लगता है जैसे किसी बच्चे की कल्पना उसमें समाई हुई हो। बाल कल्पना के से पाले, ऐसा लगता है किसी बच्चे की कल्पना में पल करके वो उन बादलों ने आकार धारण किया है। उन्हीं बादलों से कवि कहता है कि वे पूरे आसमान को चारों ओर से घेर लें। घेर घेर घोर गगन, पूरे गगन को चारों ओर से वो घेर लें, और ना सिर्फ घेरें, घनघोर गर्जना भी करें। कभी उनसे बरसने की बात अभी नहीं कह रहा, अभी कभी उनसे गर्जना करने की बात करता है। यानी वो अपनी उपस्थिति का आभास कराएं, अपनी उपस्थिति का एहसास कराएं। बादल के हृदय में कवि की तरह नई नई रचनाओं के जो कवि हैं, नूतन कविता यानी नई रचना करने वाले जो कवि हैं, उनके मन में जिस प्रकार से नई कविता करने की ऊर्जा है, उसी प्रकार बादलों के अंदर बिजली समाई हुई है। बिजली की असीम ऊर्जा भरी हुई है। जैसे बिजली की ऊर्जा होती है, उसी प्रकार से कवि के मन में नई कविताओं की रचना करने की ऊर्जा भरी हुई है। इसलिए कवि बादलों से कहते हैं कि वो किसी नई कविता की रचना कर दें। एक तरफ कवि निराला जी नए कवियों को संबोधित कर रहे हैं कि वो नई नई कविताओं की रचना करें और उन रचनाओं में नवजीवन और क्रांति की बात भरें, और दूसरी ओर वो बादलों से कहते हैं कि वो चारों ओर से उमड़ घुमड़ करके घोर गर्जना करें, और उस गर्जना के द्वारा जो उनके अंदर छिपी हुई बिजली रूपी असीम ऊर्जा है, उस ऊर्जा से नए कवियों को प्रेरित करें कि वो नई कविता रचें और उसमें क्रांति का स्वर मुखरित करें। यहाँ पर आप देख रहे हैं घिरे हुए बादल हैं, बादलों में चमकती हुई बिजली है। ये बिजली बहुत ही तेज होती है, बहुत ही ऊर्जावान होती है। कभी भी अगर कहीं ये बिजली गिरती है, जिसे वज्र भी कहा कवि ने कि वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, यानी जो कविता है वो नई है, लेकिन उसके अंदर जो भाव हो, उस भाव में बिजली किसी कड़क हो, उस भाव में बिजली का सा क्रांतिकारी स्वर हो। अब हम आते हैं अपने दूसरे बंद की ओर। कवि कहते हैं, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। यहाँ पर कवि पुनः बादलों का आह्वान करके कहते हैं, बादलों गरजो। किस लिए? क्योंकि विकल विकल उन्मन थे उन्मन। संसार में जो लोग हैं वो व्याकुल हैं, वो अनमने हैं, उनका मन कहीं नहीं लगा। अनमने मतलब मन का न लगना, उनका मन नहीं लग रहा। क्यों मन नहीं लग रहा? क्योंकि विश्व के निदाघ के सकल जन। संसार में निदाघ मतलब गर्मी। संसार के जो सारे लोग हैं वो गर्मी के कारण, तपती हुई गर्मी में परेशान हैं, बेहाल हैं, व्याकुल हैं। और जब हम गर्मी में व्याकुल होते हैं तो हमारा मन कहीं पर भली भांति नहीं लगता, किसी भी काम में नहीं लगता। कवि कह रहा है किसी का मन कहीं लग नहीं रहा है, सब गर्मी में तप रहे हैं, बेहाल हैं।
और ऐसे समय में जब सबको शीतलता की आवश्यकता है, गर्मी में सब तप्त हो रहे हैं, तपे जा रहे हैं, ऐसे समय में आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। अज्ञात दिशाओं से, चारों ओर दिशाओं से, किस दिशा से आ रहे हैं बादल ये पता नहीं होता है। अज्ञात दिशाओं से आकर के सारे बादल घिर चुके हैं। अनंत दिशा से, अज्ञात दिशा से आए और अनंत के घन। वो कितने बादल हैं उनका और छोर भी नहीं है, वो अनंत है, उन बादलों का कोई अंत नहीं है। तो बहुत सी संख्या में बहुत अधिक बादल आकर के अज्ञात दिशाओं से एकत्रित हो गए हैं और उन बादलों को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि तपती हुई धरती को अपने जल से, अपनी वर्षा से शीतल कर दो, शीतलता प्रदान करो, यानी तुम बरस जाओ जिससे इस तपती हुई धरती को शीतलता मिल जाए, ये धरती ठंडी हो जाए। इस कविता का हम अब काव्य सौंदर्य देखें। बादलों को क्रांति की चेतना का प्रतीक माना है। कविता में बहुत अच्छे प्रतीक का उपयोग किया गया है। कविता प्रगतिवादी विचारधारा से प्रभावित है। प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। ये छायावादी विशेषता है। चूँकि मूलतः निराला जी छायावादी कवि थे, बाद में वो प्रगतिवाद से प्रभावित हुए, इसलिए कहीं ना कहीं उनकी रचनाओं में छायावाद का असर कहीं कहीं दिख ही जाता है। निराला जी मुख्य छायावादी कवि थे, अभी मैंने बताया, परंतु बाद में प्रगतिवाद से प्रभावित हुए और उत्साह जैसी बहुत सी रचनाएं उन्होंने की। उसमें भिक्षुक है या फिर बादल राग है, इसके कुकुरमुत्ता जैसी रचनाएं उन्होंने की। इस कविता में अनुप्रास, उपमा, पुनरुक्ति प्रकाश और मानवीकरण, इन सभी अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। बाल कल्पना के से पाले, यहाँ पर उपमा है। घेर घेर, ललित ललित, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश है, अनुप्रास है। और चूंकि बादलों का मानवीकरण किया गया है, उन्हें नए कवि, नई चेतना जगाने वाले और क्रांतिकारी के रूप में क्रांति का वाहक और नई चेतना का वाहक माना गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। भाषा तत्सम प्रधान संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। खड़ी बोली है लेकिन तत्सम शब्दों का बहुतायत में प्रयोग है। और उत्साह कविता का शीर्षक ही है, तो जाहिर सी बात है वीर रस है इसमें, ओजस्वी बातें कही गई हैं। कविता छंद मुक्त है, क्योंकि निराला जी ने छंद मुक्ति का बीड़ा ही उठाया था। मुक्त छंद की रचनाएं उन्होंने करनी प्रारंभ की थी, इसलिए ये कविता भी मुक्त छंद है, छंद मुक्त है, परंतु तुकांत है और लय इसमें है। ये लयात्मक कविता है, भाषा में प्रवाह है। इस कविता से संबंधित थोड़े से कुछ बोध प्रश्न हैं कि आपने अब तक जो इस वीडियो में आप देख रहे हैं उससे आपने कितना सीखा, इसकी एक जांच के लिए पहला प्रश्न है, कविता में किसे संबोधित किया गया है? दूसरा, बादलों को किसका प्रतीक माना गया है? अगला, कविता की भाषागत विशेषताओं पर टिप्पणी करें। अभी हमने काव्य सौंदर्य में चर्चा की। कविता हिंदी साहित्य के किस युग से संबंधित है? नई कविता के कवियों से कवि क्या आशा रखते हैं, क्या कहते हैं? कविता में आए अलंकारों को स्पष्ट करना है। कहाँ कौन सा अलंकार है उसे ढूंढना है आपको। कविता का मुख्य स्वर क्या है? मुख्य स्वर का मतलब मूल भाव क्या है? कवि वास्तव में क्यों कवि ने ये कविता लिखी, कवि का उद्देश्य क्या था? और संसार के लोग अनमने से क्यों हैं, उन्मन से क्यों हैं? इसके बाद एक छोटी सी बहुत ही मधुर कविता और इस पाठ में संकलित है, जिसका नाम है, शीर्षक है
अट नहीं रही है। इस कविता का एक छोटा सा परिचय इस प्रकार है कि कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किया है बहुत ही सुंदर ढंग से। होली के समय जो महीना होता है उसे फागुन कहा जाता है, और ये फागुन का महीना किस में आता है? वसंत ऋतु में आता है। उस महीने में होने वाले प्राकृतिक एवं मानवीय मन में बहुत से बदलाव होते हैं। सिर्फ प्रकृति में नहीं होते, प्रकृति के बदलाव का असर मनुष्य के अपने हृदय, अपने मन पर भी पड़ता है। अभी पहली कविता में हमने पढ़ा कि जब चारों तरफ गर्मी से धरती तप रही है तो लोगों का मन अनमना हो गया, कहीं नहीं लग रहा है। यानी प्रकृति का प्रभाव जो है वो मानव के मन पर पड़ता है, जरूर उसे प्रभावित करता है। यहाँ पर दूसरी कविता में जो वसंत के ऋतु में और फागुन के महीने में जो प्राकृतिक बदलाव होता है वो किस तरह से प्राकृतिक और मानवीय मन में दोनों में होने वाले बदलाव को बहुत ही सुंदरता से निराला जी ने दिखाया है। पूरी प्रकृति खिल सी जाती है, हवाएं मस्ती में बहने लगती हैं, खूब हवा चलती है, पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, पेड़ों पे नए नए पत्ते आ जाते हैं, फूल खिल उठते हैं और आकाश में उड़ते पक्षी जो हैं वो मन को मोहने लगते हैं। इस तरह के प्रकृति के सौंदर्य को देखकर जाहिर सी बात है उसका प्रभाव मन पर पड़ेगा और मनुष्य भी प्रसन्न होकर फागुन के गीत गाता है, होली के गीत गाता है, फाग के गीत गाता है और अपने ढंग से हर कोई प्रसन्नता व्यक्त करता है, हर कोई खुशियाँ मनाता है क्योंकि वातावरण सुंदर है। यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर ये फूल हैं और ये फूल भी वसंत ऋतु में उसी मौसम में खिलते हैं जब की बात हम कर रहे हैं। पलाश के फूल, टेसू के फूल जिसे कहते हैं, ये फूल हमें वसंत ऋतु में होली के महीने में ही देखने को मिलते हैं। अब हम आते हैं अपनी इस कविता पर। कविता का शीर्षक है अट नहीं रही है। पहले कविता का हम आदर्श वाचन करेंगे। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। यहाँ पर कवि फागुन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए पूरी तरह से फूलों से लदा हुआ ये पूरा वृक्ष है और अगर आप ध्यान दें तो इस वृक्ष में आपको पत्ते नहीं दिखेंगे कहीं पर, पूरी तरह से पत्ते झड़ चुके हैं, केवल हमें टहनियाँ और पुष्प दिखाई पड़ते हैं। ये पलाश का पेड़ है जिसे टेसू भी कहते हैं और स्थानीय भाषा में कहीं कहीं से छूल भी कहते हैं। इस पेड़ की ये विशेषता है कि जब इसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं, वसंत में जब सारे पेड़ों पे नए पत्ते आते हैं तो इसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं और ये फूलों से ऊपर से नीचे तक लद जाता है। और आजकल तो नहीं लेकिन पहले लोग इसके फूलों से प्राकृतिक रंग बना करके उसी से होली में रंग खेलते थे। तो इस प्रकार की सुंदरता जब चारों ओर फैली हुई हो, फूलों से लदे पेड़ हों, फलों से लदे पेड़ हों, तो उनको देख करके मन का प्रसन्न होना स्वाभाविक है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने फागुन मास की सुंदरता का बहुत सुंदर बखान किया है। होली के वक्त जो मौसम होता है उसे फागुन कहते हैं, पहले भी बताया जा चुका। सबसे खास बात इस समय की, ना ज़्यादा गर्मी होती ना ज़्यादा जाड़ा होता है, बहुत सुहावना मौसम होता है और उस समय प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पर होती है। चारों ओर सौंदर्य छाया होता है, कण कण में सौंदर्य व्याप्त होता है और प्रकृति मानो मस्ती से इठलाती है, सुंदर अपने सौंदर्य पे मानो इठला जाती है। फागुन के समय पेड़ जो है वो पत्तों से भर जाते हैं, रंग बिरंगे सुगंधित फूल उन पे लग जाते हैं और इसी कारण
जब हवा चलती है तो उसमें से फूलों की महक के कारण एक अलग ही नशा, एक अलग ही मादकता उसमें आ जाती है। प्रकृति की सुंदरता से जो मन है वो इतना उल्लास में भर जाता है कि लगता है कि वो कल्पना के पंख लगा करके बहुत ऊंचे आकाश में कहीं उड़ना चाहता है। क्यों उड़ना चाहता है? क्योंकि वृक्षों में रंग बिरंगे फूल खिले हैं और उनसे जो खुशबू बह रही है, उस खुशबू में कवि ने ये कल्पना की है, उस सुगंध में ये कल्पना की है कि ये सुगंध नहीं है, ये फागुन सांस ले रहा है और उसकी सांसों की जो सुगंध है वो घर घर में समाई हुई है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। इसका यही कवि कह रहा है कि फागुन मानो सांस ले रहा है और वो सुगंधित सांस की जो वायु है वो घर घर में समाई हुई है, ऐसा जान पड़ता है। पूरे वातावरण को वो सुगंध मादकता से भर रही है और इसलिए पक्षी आकाश में उड़ना चाहते हैं और मनुष्य का मन भी प्रसन्न होकर के कल्पना की उड़ान भरना चाहता है। और ये दृश्य देख करके कवि के अंदर भी एक हलचल पैदा होती है। ये दृश्य कवि के अंदर भी हलचल पैदा करती है। ये दृश्य इतना अच्छा है कि कवि चाह कर भी उस सुंदर दृश्य की ओर से आंख हटा नहीं पाते हैं। चाहते हैं हटाना तो भी नहीं हटा पाते हैं। वो कहते हैं कि आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, और फागुन के सौंदर्य में उनकी आंखें बंद करके रह जाती हैं। उनकी आंखें वहाँ से हटाए नहीं हटती हैं। अगला बंद, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, अट नहीं रही है। कवि कहते हैं कि जो पेड़ों की डालें हैं, डालियां हैं पेड़ों की, वो यहाँ पर देखिए एक चित्र भी है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि पीछे हरे भरे पेड़ दिखाई देते हैं और फूलों से लदी हुई एक डाली है जो पूरी तरह से फूलों के भार से झुकी हुई है। कवि कहते हैं कि फागुन के महीने की जो प्रकृति इतनी सुंदर है कि उससे नज़र नहीं हटती है, और चारों तरफ जो वृक्ष हैं, जो पेड़ों से लदी पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, और पेड़ों की जो डालें हैं वो पत्तों से लद गई हैं। अब वो पत्ते कैसे, कहीं हरी कहीं लाल। पत्ते तो हरे होते हैं, लेकिन जो नए पत्ते होते हैं, जो नए नए, जिनको कोपल भी बोलते हैं, वो नए जो पत्ते होते हैं वास्तव में वो पत्ते हल्की लालिमा लिए होते हैं, वो पत्ते हरे नहीं होते हैं। और जो पत्ते थोड़े बढ़ के परिपक्व हो जाते हैं वो हरे हो जाते हैं। तो कहीं पर वो डाल नए पत्तों के कारण लाल दिखाई देती और कहीं हरी, यानी हरे और लाल पत्तों से वो डाल भर गई है। अब इन हरे और लाल पत्तों के बीच में उस डाल पे जो फूल खिले हैं रंग बिरंगे, भिन्न भिन्न रंगों के जो फूल खिले हैं, उन सुगंधित फूलों में कवि ने एक नई कल्पना की है कि मानो किसी ने इन महकते मंद गंध पुष्पमाल, ये भीनी भीनी गंध सुगंध वाले फूलों की माला बना करके मानो डालों ने, वृक्षों ने पहन लिया हो। जैसे मनुष्य माला पहनता है, वैसे ही कवि ने यहाँ पर कल्पना की है कि मानो डाल पर वो फूल नहीं लगे हैं, उन डालों ने, उन वृक्षों ने ये भीनी भीनी सुगंध वाले पुष्पों की माला को पहन रखा है। कवि यहाँ प्रकृति में आए बदलाव से बहुत प्रसन्न जान पड़ता है, उसका मन प्रसन्न है। वो कहता है कि प्रकृति का ये जो सौंदर्य है, पाट पाट शोभा श्री, श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, लक्ष्मी को यानी खजाना, शोभा सौंदर्य। कह रहे हैं कि जो ये चारों ओर पाट पाट जो पटी पड़ी हुई है, जो क्या सुंदरता, जो प्रकृति की सुंदरता चारों ओर छाई हुई है, पूरी तरह से भरी हुई है, ये जो सौंदर्य का खजाना है,
ये जगह जगह फैला है, ये कहीं समा नहीं पा रहा है, ना प्रकृति में और ना ही कवि के मन में। ये समा नहीं पा रहा है प्रकृति, पूरे स्थान और कवि का मन इस सौंदर्य को अपने आप में समाने के लिए मानो छोटा पड़ रहा है। इसीलिए कवि ने कहा पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, यानी ये कहीं समा नहीं रही है। इस कविता का काव्य सौंदर्य इस प्रकार होगा। ये कविता छायावादी कविता है क्योंकि इसमें पूरी तरह से प्रकृति का चित्रण किया गया है। कविता छंद मुक्त है लेकिन तुकांत है, लयात्मक है। भाषा तत्सम प्रधान खड़ी बोली है। प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का मनोरम वर्णन किया गया है। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश, पाठ पाठ, पर पर, घर घर, इन सब जगहों पर पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास है। कविता में मधुरता है इसलिए माधुर्य गुण है। अभिधा शब्द शक्ति है। कविता सीधी सरल सी है और बहुत ही सुंदर है। दोनों कविताओं का समेकित, हम थोड़े से समेकित रूप में कठिन शब्दार्थ देख लें। धाराधर का अर्थ होता है बादल। धाराधर बादल का पर्यायवाची है। उन्मन, कहीं मन ना लगना, ऐसी स्थिति या अनमनापन। निराग कहते हैं गर्मी को। सकल, सब या सारी। आभा, चमक, खूबसूरती। वज्र कहते कठोर, भीषण, जो बड़ा भयंकर हो। अट, अटना यानी समाना, किसी चीज में प्रविष्ट होना। पाट पाट, जगह जगह। शोभाश्री, सौंदर्य से भरपूर। और पट नहीं रही यानी समा नहीं रही। ये कुछ बोध प्रश्न है दूसरी कविता से कि फागुन की शोभा कैसी है। दूसरा, फागुन के सांस लेने का क्या मतलब है। तीसरा, फागुन की आभा का प्रभाव कहाँ कहाँ पर दिखाई पड़ता है। चौथा, कविता की अलंकार योजना पर प्रकाश डालें। और आंखें न हटने का क्या आशय है। दोनों कविताओं का समेकित रूप में अब हम गृह कार्य देख लेते हैं। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया होगा। दूसरा, सामाजिक क्रांति में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उत्साह कविता के आधार पर अपने विचार व्यक्त करें। तीसरा, वसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में करें, आप अपने अनुसार करें। आपको कविता के आधार पर ना करके अपने अनुसार करें। आप क्या देखते हैं, आपको वसंत की कौन सी बातें प्रभावित करती हैं। और कविताओं में, दोनों कविताओं में प्रयुक्त जो रस है उनके बारे में लिखें। उत्साह कविता में आए कुछ शब्द आए हैं। संसार, पृथ्वी, बादल और आकाश के पर्यायवाची उत्साह नाम की कविता में हैं। उन पर्यायवाची शब्दों को आपको उसमें से ढूंढ करके अलग करना है। आज हमारी ये कविता, ये पाठ और दोनों कविताएं यहाँ पर समाप्त होती हैं। अगली कक्षा में फिर आपसे मिलेंगे। आशा है आपको पाठ अच्छा लगा होगा, कविताएं समझ में आई होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।